नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और मुनाफे के रंग की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। होली रंगों और खुशियों का त्योहार है, इसीलिए आज अपने निवेश में आप कैसे भर सकते हैं रंग, वो भी हरे रंग का, और पोर्टफोलियो को कैसे बना सकते हैं रंगारंग। किन स्टॉक से उमड़ेगा मुनाफे का गुलाल, इसके लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद रहेंगे जो आपको बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्हें मिलाकर आप एक बेहतरीन पोर्टफोलियो इस होली के मौके पर बना सकते हैं। हमारे साथ sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी, हिम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन मौजूद हैं और साथ ही अरिहंत कैपिटल्स के आशीष महेश्वरी भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे दोनों ही मेहमानों को फिलहाल शर्मिला और आस्था, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर शर्मिला पिछले एक साल की बात करें तो काफी रंगारंग रिटर्न तो पोर्टफोलियो में आए हैं। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी रहे हैं जिनका पोर्टफोलियो हरे रंग से लबालब रहा है और कुछ ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी रहे हैं जिनके पोर्टफोलियो में सिर्फ लाल रंग रहा है। डिपेंड किया कि किन स्टॉक्स के साथ उन्होंने पिछला एक साल बिताया। तो सबसे पहले तो अगले एक साल का एक आउटलुक आपसे लेना चाहते हैं। इतना ही उथल पुथल भरा अगला एक साल देखती हैं या कुछ बेटर डेज भी एक्सपेक्ट करने चाहिए? आने तो चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ये रेंज में हमने ऑलमोस्ट 1.5 साल स्पेंड किया है और ये भूलना नहीं चाहिए कि जिस तरह का हमने रन अप 2021 में देखा, उसके बाद ये एक लल आया। तो मार्केट वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ कैचिंग इट्स ब्रेथ और जो फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशंस है, वो भी सब ट्रैक पे आ रहे थे। तो ऐसे लग तो रहा है कि परहैप्स इन द लैटर हाफ ऑफ द ईयर हम थोड़ी बहुत यहाँ से यानी एक ब्रेकआउट आइदर वे देख सकेंगे। क्योंकि ये सोचना बहुत मुश्किल है कि इसी रेंज में इतने साल मार्केट रहे। बट ऑनेस्टली अगर आप काफी लंबे समय से मार्केट में हैं और आप ये जानते हैं कि जिस तरह के मार्केट्स हमने वो 1.5 साल में देखे, उस तरह का मार्केट बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। ये जो हम जी रहे हैं वही नॉर्मल है। आपको साल में 3 या 4 महीने ऐसे मिलते हैं जो जहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है। बाकी आपको इस तरह के पीरियड्स आते हैं जिसमें आपको ये ड्रॉडाउन्स दिखते हैं। सो वी हैव टू बी पेशेंट विद दैट। और इसलिए कहते हैं ना कि अगर आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए और एक आपके स्टॉक्स किस तरह से कंपाउंड कर रहे हैं उनके उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। बट आई डू थिंक एज आई सेड कि शायद इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर हम इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट देख सकेंगे। चलिए, तो एक्सपेक्ट तो ये करते हैं कि इम्प्रूवमेंट दिखे। यहाँ से काफ़ी टेंशन दी है मार्केट्स ने खुशियों के साथ साथ पिछले एक साल में। आस्था, हैप्पी होली आपको। और अगर हम पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा दर्द नहीं दिखाई देगा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स के रिटर्न्स ज़रूर निवेशकों को परेशान किया है। अगर यहाँ से पोर्टफोलियो क्रिएशन की बात करें तो किस थीम के साथ रहें, किन स्टॉक्स के साथ रहें, पहली चॉइस आपकी क्या है अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो अगले एक साल के पर्सपेक्टिव से? गुड इवनिंग दीपाली। सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को और पूरी आवाज की टीम को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शर्मिला मैम को भी। देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे फंडामेंटली बोलना चाहूंगी। ये जो साल है मुझे लगता है सेकेंड हाफ यहाँ पे अच्छा जाएगा। इसके 2 कारण मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो जो इमर्जिंग मार्केट्स है वहां पे फंड्स फ्लो होते हुए हम देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है डॉलर अब पीक हो चुका है। इन्फ्लेशन यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन यूएसए का पीक हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ये घटेगा भी नहीं। तो अब ये जो इन्फ्लेशन यूएसए का है ये स्टिकी हो गया है, हमें बहुत जल्दी इसमें टूटक देखने को नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है उसी वजह से अब डॉलर का भी पीक बन गया है। और सेकेंड हाफ में मुझे लगता है, क्योंकि जब जब हमने देखा है डॉलर इंडेक्स पीक आउट हुआ है तो पैसा जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ फ्लो हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि अब यूएस मार्केट्स भी इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे और इमर्जिंग मार्केट की तरफ रुझान बढ़ेगा। तो इंडिया उसमें सबसे पहला कैंडिडेट लगता है। चाइना की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उसके डेमोग्राफिक्स इतने सॉलिड है कि वहां पे जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत सॉलिड आएगी। तो मार्केट्स का जो फंड्स का फ्लो है वो इंडिया की तरफ आएगा। अब अगर इंडिया की तरफ आएगा तो कौन से सेक्टर्स अच्छे लगते हैं? जिस तरह से बजट में हमने देखा है एक सरप्राइज पैकेज था केपेक्स को लेकर, सरकार ने यहाँ बहुत बड़ा पैकेज दिया था। मुझे लगता है कैपिटल गुड्स एक बहुत सॉलिड सेक्टर निकलेगा, इंडस्ट्रियल्स काफी अच्छे सेक्टर निकलेगा। तो मैं कैपिटल गुड्स में काफी ज्यादा बुलिश हूँ और मुझे लगता है वो सेक्टर पे कड़ी नजर रखिए। बैंकिंग दूसरा सेक्टर लगता है जो मुझे अभी भी अच्छा लगता है, तो वहां पे भी मैं अच्छी खासी यहाँ पे राय दूंगी कि नजर रखने की। तो ये 2 सेक्टर्स पहला मुझे स्टॉक काफी कौन सा ज्यादा। है आस्था आपकी ओर से?
पहला स्टॉक मैंने बैंकिंग से ही चूज किया है, फेडरल बैंक मुझे अच्छा लगता है 155 के टारगेट के लिए। देखिए डॉलर इंडेक्स पीक होगा तो गोल्ड तेज में आएगा, और गोल्ड तेजी में आएगा तो फेडरल बैंक के लिए अच्छा है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, केरला बेस्ड, और इनकी 1300 के आसपास की ब्रांचेस है, और गोल्ड लोन्स में इनका काफी अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपोजर रहता है। इनफैक्ट रिटेल लोन्स का भी शेयर काफी अच्छा है, 54% रिटेल लोन्स का शेयर है, 46% होलसेल लोन का है। कंपनी यहाँ पे पूरा फोकस कर रही है हाई यील्डिंग सेगमेंट्स में केटर करने के लिए, ब्रांच एक्सपेंशन करने के लिए। इनफैक्ट इनका टारगेट भी है कि ये अपना ब्रांच एक्सपेंशन हर साल बढ़ाने वाले हैं, तो वो भी यहाँ पे बैंक को काफी मजबूती देगा। तो फेडरल बैंक खरीदारी करने की सलाह है 155 के टारगेट ओके। जी। तो फेडरल बैंक में खरीदारी की सलाह 155 के टारगेट्स के लिए आस्था की ओर से पहली रिकमेंडेशन। शर्मिला जी, आप कुछ पिक कर रही हैं क्या बैंक स्पेस से, या कोई और स्टॉक पहला आपकी ओर से? पहला एक है बैंकिंग स्टॉक, लेकिन फर्स्ट आई गो विद प्रेस्टीज एस्टेट्स। मुझे लगता है कि ये सेक्टर में ये स्टॉक में आपको बाइंग करनी चाहिए विद द टारगेट ऑफ 500। इनके प्री सेल्स काफी अच्छे रहे हैं, जो अगर 9 महीने अभी तक के देखे तो हाईएस्ट एवर प्री सेल्स रहे हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से वो अलग ज्योग्राफीज में एक्सपैंड कर रहे हैं, ये बैंगलोर बेस्ड, उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट बैंगलोर में था, लेकिन अब मुंबई और हैदराबाद में उनकी काफी अच्छी प्रेजेंस बनी है। उसके साथ साथ अब एनईआर और एनसीआर और पुणे को भी ये टारगेट कर रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि FY26 तक वो उनके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के सेल्स यहाँ से डबल करने का वो एक टारगेट रख रहे हैं। और उसके साथ साथ आई थिंक एज ए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ग्रो, काफी उनके पास उस तरह के प्रोजेक्ट्स है। मुंबई में आजकल उनका काफी हम जगह पे बिल्डिंग्स देख रहे हैं। उसके साथ साथ उनके जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है वो भी आगे चलकर स्टेबलाइज होंगे। सो इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि रियल एस्टेट स्पेस में ये एक ऐसा स्टॉक है जो आप बाय कर सकते हैं ये लेवल पे, और जैसे मैंने कहा 500 टारगेट रहेगा। ओके, तो प्रेस्टीज एस्टेट है शर्मिला जी की ओर से पहला स्टॉक, 500 के टारगेट्स को एक्सपेक्ट करती हैं, और ये स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं। आशीष महेश्वरी भी हमारे साथ अब कनेक्टेड है। आशीष जी, वेलकम टू CNBC आवाज़। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो बताइए पहला स्टॉक कौन सा पिक कर रहे हैं आप तो मिड कैप स्मॉल कैप्स को काफ़ी क्लोजली वॉच भी करते हैं, तो उसी स्पेस से कोई पहला स्टॉक लेकर आए हैं या कोई और सजेशन? सबसे पहले तो होली के पावन पर्व की CNBC आवाज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा मानना है कि होली से अगली होली तक के यदि स्टॉक आइडेंटिफाई करें तो पूरा एक मिक्स होना चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, तीनों सेगमेंट का। और वहां पे इसके अलावा हमने देखा पिछले 2-3 महीने काफी खराब रहे हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स के, बट उसके बावजूद जो स्मॉल कैप स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ वो आउट परफॉर्म करता रहा है और आगे आने वाले समय में भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये स्टॉक है ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब कंपनी के बारे में थोड़ा बताना मैं चाहूंगा कि कंपनी है जो ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है। कंपनी के पास में 90 से ज्यादा पेटेंट कंपनी ने अप्लाई किए हुए हैं, और कंपनी इसके अलावा वर्चुअल ट्रेनिंग और सिमुलेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है मिलिट्री सेगमेंट को। तो मेरा मानना है जितना ऑर्डर बुक कंपनी का अभी तक इस साल का रहा है, उतना ही बड़े ऑर्डर्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कंपनी को मार्च क्वार्टर में जब नंबर्स आएंगे तब मिलने की संभावना है। जहाँ तक वर्किंग पे नजर डाली तो पिछले साल मुनाफा सिर्फ 2 करोड़ रुपए का था, इस साल ऑलरेडी 25 करोड़ अर्न कर चुके हैं, और मेरा मानना है करीब 40 से 42 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी इस साल रिपोर्ट करने वाली है। तो ज़ेन टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल निगाह रखनी चाहिए, और 400 से 450 का लक्ष्य अगले 1 साल के लिए आप इसमें सेफली अज्यूम कर सकते हैं। ओके, ज़ेन टेक्नोलॉजीज 400 के लाइकली टारगेट्स के लिए अगले 1 साल के लिए पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट रैशनले भी यहाँ पर आशीष जी ने बताया। आस्था, बताइए फेडरल बैंक के अलावा दूसरी चॉइस कौन सी है? देखिए कैपिटल गुड स्पेस अच्छा लगता है, तो एबीबी इंडिया भी मुझे पसंद आता है, खरीदारी करने की सलाह है। 3650 से लेकर 3800 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एक वन ऑफ द लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनीज है, और हम सब जानते हैं रोबोटिक्स, मोशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स से इनका रेवेन्यू आता है। क्यों पसंद आता है? क्योंकि देखिए कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, सॉलिड रिजल्ट्स इन्होंने दिखाए हैं, ऑर्डर इनटेक काफी सॉलिड है, ₹23.4 बिलियन के आसपास है, और अब इनका फोकस टियर 2 और टियर 3 सिटीज में हो रहा है। वो भी मुझे लगता है एक बढ़िया ग्रोथ ड्राइवर यहाँ पे कंपनी के लिए रहेगा, और कंपनी को काफी सॉलिड डिमांड आ रही है अक्रॉस ऑल द सेक्टर। जिस तरह से रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, डेटा सेंटर्स, वेयर हाउस, सब जगह से सॉलिड डिमांड है। तो कैपिटल गुड स्पेस का ये काउंटर मुझे पसंद आता है, लॉन्ग टर्म के लिए रखने की सलाह है। टारगेट्स
के साथ 3650 से 3810 3815 की। ओके, तो आस्था ने फेडरल बैंक के बाद जो दूसरा स्टॉक पिक किया है वो है एबीबी इंडिया, और आस्था ने शुरुआत में कहा ही था कि बैंक कैपिटल गुड स्पेस इस पर काफ़ी बुलिश है वो, और एबीबी में 3815 के टारगेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स की सलाह है। अच्छा शर्मिला जी, आपने बताया था कि बैंक स्टॉक्स भी आपने पिक किया है, प्रेस्टीज ऑल्दो आप बता चुकी हैं, तो बताइए कौन सा स्टॉक आप ले रही हैं? IDFC फर्स्ट बैंक, ये मैंने पहले भी रेकमेंड किया था और हाल के करेक्शन में ये स्टॉक करेक्ट भी हुआ है। इनके नतीजे काफी अच्छे रहे, और जो चीजें मुझे इस लगती है इस कंपनी के बारे में जो अच्छी लगती है वो ये है कि उनका जो लोन बुक अगर आप देखेंगे तो वो रिटेल और कमर्शियल लोन्स के हिसाब से वो ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जो उनका होलसेल बुक था वो एक थोड़ा ड्रैग था उनके ऊपर। तो अब हम देख रहे हैं कि उनका मिक्स बदल रहा है और रिटेल लोन्स और कमर्शियल लोन्स है वो ज्यादा सामने आ रहे हैं और उनसे उनका लोन बुक बढ़ा है। उसके साथ साथ उनके जो लेगेसी हाई कॉस्ट बोरोइंग्स थे वो भी हम देख रहे हैं कि अभी धीरे धीरे रन डाउन हो रहे, कम हो रहे, और ये भी एक अच्छा असर लाएंगे। उनका कासा मिक्स भी इम्प्रूव हुआ है। तो सभी पैरामीटर्स पर जिस पर हम बैंक्स को इवैल्यूएट करते हैं वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए इम्प्रूव हो रहे हैं। क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे थे, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बैंक है जो आप ऐड कर सकते हैं ये लेवल पे, और यहाँ पर मेरा टारगेट 70 का रहेगा। ओके, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 57 पर लास्ट इसका ट्रेडिंग प्राइस है, 70 के लाइकली टारगेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सलाह है शर्मिला जी की ओर से। आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी ने जो बताया है पहला स्टॉक वो है जेन टेक्नोलॉजीज, अब दूसरा ट्रेड कौन सा आइडेंटिफाई किया है वो जान लेते हैं। बताइए आशीष जी, जो अगली चॉइस है वो क्या है? जी, अगली चॉइस मेरा जो मिड कैप्स है स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है वो है बीएसई लिमिटेड। सिर्फ 6,500 करोड़ का बीएसई का मार्केट कैप रह गया है, और हमने देखा कि 1,000 के लेवल से स्टॉक गिर के 450 के लेवल इसने अभी रिसेंटली टच किया है, बट अब दोबारा से यहाँ पर बाइंग इमर्ज हो रही है, और ये बहुत सही समय है बीएसई को एक्यूमुलेट करने का। रीजन ये है कि आपने सेंसेक्स के जो ऑप्शंस हैं वो जल्दी स्टार्ट हो, जो उसको स्टार्ट कर रहे हैं वो, इसके अलावा जो उनकी ट्रांजेक्शन चार्जेस थे वो उन्होंने बढ़ा दिए, और अभी जब एनएससी की लिस्टिंग की सुगबुगाहट दोबारा से बाजारों में जोर पकड़ रही है, तो वैल्यूएशन एनएससी के कंपैरिजन में बीएसई का वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव नजर आने लगा है। मेरा मानना है कि परफॉर्मेंस में भी जो इम्प्रूवमेंट अभी लास्ट क्वार्टर में दिखाई दिया वो आगे भी जारी रहेगा। तो बिल्कुल बीएसई को इस बॉटम पे कैच करने का सही समय है, और एक साल का मेरा लक्ष्य 650 से 700 रुपए तक भी बीएसई में पॉसिबल है। ओके, तो एक साल के लिए 650 से 700 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह बीएसई लिमिटेड में। 480 है इसका मौजूदा प्राइस। इनफैक्ट आशीष जी, आप शो में जुड़े उससे पहले हम शर्मिला और आस्था से भी बात कर रहे थे कि पिछला एक साल कैसा रहा है और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो हमारी दोनों एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रही हैं कि बेहतर दिन दिखेंगे। आपका व्यू क्या है? और एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप्स ने काफ़ी पेन दिया है पिछले एक साल में, तो यहाँ कुछ रिकवरी एक्सपेक्ट करें अगले एक साल में? देखिए, मैं भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इंडियन इकोनॉमी को लेकर, बट फिर भी मेरा इस साल के लिए थोड़ा कॉशन है। मेरा मानना है इस साल काफी वोलेटिलिटी देखने को आपको मिलेगी, और उसका रीजन ये है कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं जो हमसे भी ज्यादा अंडर परफॉर्म किए हैं, वहां पर अब थोड़ा सा कैपिटल फ्लो उस तरफ जा रहा है। तो कैपिटल तो लिमिटेड इक्विटी मार्केट्स के लिए जहां जहां परफॉर्मेंस आएगा वहां से निकलकर जहां अंडर परफॉर्मेंस है रहा है, और वहां जहां ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बन रही है वहां जरूर पैसा जाएगा। तो एफआईज की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हूँ कि बहुत बड़ा कोई फंड वो इंडियन मार्केट में शॉर्ट टर्म में लाएंगे। दूसरा एक जो कंसर्न आ गया है कि जो रिटेल निवेशक हैं वो थोड़ा बाजार से बाहर हो रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो रिटेल निवेशक हैं वो काफी ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो जिसके कारण से जो एक वेल्थ बननी चाहिए लॉन्ग टर्म निवेश के कारण करके वो नहीं बन पा रही है। तो और बाजारों में देखा है हमने कि वॉल्यूम में भी काफी ड्राई हो गए हैं स्मॉल कैप मिड कैप में। तो बिल्कुल स्मॉल कैप मिड कैप परफॉर्म करेंगे, पर जैसा 2022 में हमने देखा कि काफी सारा मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर ने परफॉर्म किया, उतना परफॉर्मेंस इस साल नहीं आएगा। तो आपको काफी इसीलिए मेरा सलाह रहेगी सिलेक्टिव होकर मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग करें। ओके,
सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है मिड कैप स्मॉल कैप्स में अगले 1 साल के लिए, और वो सिलेक्टिव अप्रोच आपको इस शो के जरिए मिल ही रही है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको चॉइसेस बता भी रहे हैं मिड कैप कैटेगरी से। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने 2-2 ट्रेड्स तो आपको बता दिए हैं। अगले 1 साल के पर्सपेक्टिव से एक पिक उनकी और बाकी है, जानेंगे उनसे एक ब्रेक के बाद।